शॉर्ट ब्रीफ बताता हूं जो कल बताए थे कि ये हमारा सिस्टम है जिसमें ये लगा हुआ है पिस्टन, ठीक है। उसके बाद इसमें ये क्या आपका सिस्टम है। मान लो बाहर से हम अप्लाई करें इस पे फोर्स, तो ये मूव करेगा, जिधर भी मूव करना है, इधर से फोर्स लगाएंगे इधर करेगा, इधर से करेंगे इधर करेगा। और प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में सीधी बात मैंने बता दिया था कि अगर नेट इस पूरे सिस्टम का जो भी चल रहा है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आपका, ड्यू टू दिस फोर्स काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड प्लस ये जो सिस्टम है इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसके बारे में बहुत बातें डिटेल में कल मैंने बताया कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आप किस चीज का यूज कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहे हो, आपके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसी का यूज कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ किस चीज का यूज कर रहा हूँ, अपने इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कंडीशन है, समझे। तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस साथ में हम लिखते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है बच्चों। अभी जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसके रीजन बताए थे तो बोले थे मेनली दो बात पे डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन, और दूसरा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, प्लेनर है, या टेट्राहेड्रल है, या स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, ठीक है। क्योंकि जैसा मॉलिक्यूल को होगा उसके हिसाब से वहां रिपल्सन वगैरह होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं ना, ये सिस्टम के वजह से, और ये टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो इन्वॉल्व हुआ, बाहर से जो फोर्स लगा रहे उस फोर्स भी की वजह से एनर्जी जनरेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी वो भी इन्वॉल्व हो चुका, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा मोशन का बात किया जा रहा है सिस्टम का, और ये ड्यू टू क्या आपका, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया, समझ गए। इसके बाद मैंने कहा ये जो है ना, इसको मॉलिक्यूल से कोई लेना नहीं है, बाहर से कंटेनर के बाहर में फोर्स लगा दिए, समझे। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर रखा हुआ सिस्टम, हम इसको धक्का ऐसा देने लगे तो इसके पास वेलोसिटी आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना। तो ये वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ले लिया सिस्टम को, ले लिया हमने रेस्ट पे, क्लियर, सिस्टम को हमने ले लिया रेस्ट पे, इफ सिस्टम एट रेस्ट, समझ रहे, एट रेस्ट एंड absence of external फील्ड, ठीक है। तो अगर ये जो है तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिख रहे थे वो क्या हो गया, जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो। क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो यहां से ये जीरो, ये जीरो, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हमने कहा था कि जितने भी टाइप के एनर्जी होंगे किसी भी सब्सटेंस के पास, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनल एनर्जी। इसका डेफिनेशन हमने लिखवा दिया था आपको कि एनी सब्सटेंस हैविंग सम अमाउंट ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया था, लिखा दिया था, और करके बड़ा प्यारा सा छोटू सा डेफिनेशन लिखवाए थे, है ना, बबलू सा। डेफिनेशन क्या था कि समेशन ऑफ all kind of energy
summation of all kind of energy is known as summation is known as internal energy। बच्चों मत लिखना, हम बच्चों तुम लोग को बोले, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक, यहां तक आ गए। तो ये सारी बातें हो चुकी थी, है ना, छोटी छोटी ये सब बातें हैं जो हो चुकी थी। लेकिन अगर ये सब नहीं पता रहे और फॉर्मूला रट लोगे ना तो महाबुड़बक कहलाओगे, है ना, दुनिया का सबसे बुड़बक का स्टूडेंट कहलाओगे अगर ये सब पता नहीं फॉर्मूला रटोगे तो। काहे कि थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि रटने सब नहीं बनेंगे, हमको बनाना है क्वेश्चन तो तुमको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहां देखो, इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अपना बात चलेगा बच्चों अबाउट इंटरनल एनर्जी। और अब जरा यहां देखिए, यहां जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का मोशन तो चल रहा होगा ना यार, बहुत सारे मोशन चल रहे होते हैं। अरे आप पढ़े होंगे स्टेट ऑफ मैटर में कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, VRMS, VMP, V एवरेज सब डिफाइन होता है, ठीक है, समझ गए। क्या होता है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है वेलोसिटी उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, है ना। सभी का ऑन एवरेज जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं V एवरेज, समझ गए। VRMS सब पढ़ ही रखे हो। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ के अंदर जो मॉलिक्यूल है, सिस्टम का जो एक एक पार्ट है मॉलिक्यूल का, है ना, जो पार्ट है सिस्टम का मॉलिक्यूल, वो सारे मॉलिक्यूल का मोशन है, सभी के पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझे कि ना समझे। दूसरी बात, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में अपने आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो ड्यू टू दिस रिपल्सन, है ना, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फील्ड यहाँ भी मतलब जनरेट होगा, उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जनरेट होगा। अब उसका मेन रीजन क्या है कि एक पार्टिकल अभी यहाँ है, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है उसके लिए, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके चलेंगे, जब ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो सारा मॉलिक्यूल के साथ ऐसे ही कांड चल रहा होगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बट ये काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी में आसमान जमीन का फर्क है। ये मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से आ रहा है और ये पूरे सिस्टम को मूव करवा दी इसकी वजह से आया था। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये था ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड और ये है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड अदर एनर्जी टर्म, एंड other energy term, kinetic energy due to motion of molecule, but mainly यहाँ पे लिखते हैं मेजर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या बोलोगे सर काहे, अरे बुड़बक, टेम्परेचर बढ़ता कैसे, मान लो ये तुम हो, जो भी देख रहे हो वो तुम, मेरे सारे स्टूडेंट, ये तुम्हारा पैर है, जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ा देंगे 55-60 डिग्री तो कैसे खट 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 भाग जाते हो, तो पैर का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे, ऐसा ठीक। वैसे ही मॉलिक्यूल का स्पीड भी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे बेटा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो मेजरली डिपेंडेंट ऑन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। और सेपरेशन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। कैसे, प्रेशर बढ़ा दोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, सेपरेशन कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर दोगे वॉल्यूम बढ़ा दोगे, सेपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह कंडीशन है कि डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां तक लिख लिए। इसके बाद है, हमने बात किया था अदर एनर्जी टर्म का, ये है बच्चों न्यूक्लियोनिक एनर्जी, न्यूक्लियोनिक एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है,
सॉलिड स्टेट पे है और उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगता है और कंस्टिट्यूएंट आयन में सेपरेट करने में, उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ये पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में आप, साथ में आप लिखे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एटसेट्रा, बहुत टाइप का एनर्जी होता है छोटा छोटा, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एनर्जी लिख रहे ना, वो एटम के अंदर का एनर्जी है, ठीक है। ये जो भी एनर्जी लिख रहे हैं वो एटम के अंदर की बात है, और ये जो मैंने लिखा वो एटम के मोशन पे डिपेंड कर रहा है, एटम के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो समय के साथ ये तो बदलेगा, बट ये जो अदर एनर्जी टर्म है इसमें कोई भी चेंजेस मेरे प्यारे बच्चों नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज एटम के अंदर, एटम के भी अंदर का बात है ये चीज, और इसमें वेरिएशन नहीं होता है ना, समझ गए क्या। तो कंडीशन ये है कि मेजरली जब सिस्टम अपना फेज चेंज करेगा, है ना, तो चेंजिंग पैरामीटर क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा और उसका हाइट वेट चेंज होगा, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगा बच्चों, बट इसका अदर एनर्जी टर्म चेंज होने वाला नहीं है, समझ गए क्या, क्लियर। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो सिस्टम है वो पी बी और टी पे है, मतलब P1 V1 और T1 पे। तो इस टाइम का इंटरनल एनर्जी हमने लिख दिया U1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, बट जो बाइंडिंग एनर्जी उसको सॉरी जो अदर एनर्जी टर्म है, उसको प्यार से ऐसे सिर्फ लिखेंगे अदर एनर्जी टर्म, और कुछ नहीं करना है। और अगर सिस्टम चला गया P2 V2 और T2 पे, बच्चों नहीं लिखना है, बच्चों हम तुम्हें कह रहे हैं P2 V2 और T2, ठीक है। आज से क्लास में किसी का नाम होगा T2, किस बच्चे का T2 नाम दे, तुम फोटो देखे नहीं सबका, वरना बोल देते ये है T2, ठीक है। T2 नाम से बुलाइए किसी बच्चे को, कौन है अब हमें नहीं पता। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा U2 इज इक्वल टू क्या, U2 इज इक्वल टू Ke2 प्लस Pe2 और प्लस अदर एनर्जी टर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज ये चेंज नहीं होता। देखो सारे बच्चे एक ही बच्चे का नाम बता रहे, देखो लगभग 10 मैसेज आ चुका, लेकिन 10 बच्चे एक ही का नाम ले रहे, सर यही है हमारे क्लास का T2। कोई बात नहीं बच्चों, मन में रखो। अब देखो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम डिफरेंस निकाल रहे, U2 माइनस U1, पहले इंटरनल एनर्जी U1 का था हमारे अंदर, अभी U2 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ, U2 माइनस U1 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ke2 माइनस क्या आपका Ke1, है ना, और प्लस Pe2 माइनस क्या आ जाएगा Pe1, ठीक है। और ये जो है इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 0, है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अब देखिए जरा कंडीशन में आपको दिखाता हूं, सारे बच्चे एक ही का नाम ले रहे, कोई बात नहीं, अभी देखो इस U2 माइनस U1 को लिख सकते हैं प्यार से स्माइल करते हुए, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, और जो अदर एनर्जी टर्म था वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में रहेगा, बट दिस इज नॉट इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जैसे अभी आप क्लास से उठते हैं, एकदम घर में बोलते बहुत बड़ा काम किया, हमको 2 बढ़िया बढ़िया खिलाओ एकदम, तब पढ़ेंगे, आगे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो मम्मी बहुत प्यार से, बेटी पढ़ी हो, बेटे पढ़ के आए, है ना, लो खाओ बढ़िया बढ़िया। और यहाँ हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है, भाई खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। तो तुम लोग को ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है मेरे से, खाना बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर तो खाना भी बंद है बिल्कुल कोरोना की वजह से। चलो
ठीक है, तो बस वही कंडीशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लास के पहले आपने जो एनर्जी था, क्लास के बाद जो एनर्जी आपके पास बचेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बार यहां पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, है ना, कि बच्चों ये जो टर्म मैंने आपको पढ़ाया यहां तक, क्या आपको समझ में आया? क्योंकि ये सारी बातें मैं लिख रहा हूं जे डबल ई पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इन सब चीजों का यूज पड़ता है वहां पे। निहारिका, यस सर, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे क्या? यस 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 यस। देखो मैसेज का स्पीड इतना स्लो है, जैसे तुम लोग यार टाइपिंग इतना स्लो कर रहे हो जैसे 55 साल पुराने बच्चे हो। अरे नया बच्चा फास्ट टाइपिंग करो यार। पीछे का पेज दिखाएं जरा, लो देख लो। निहारिका का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निहारिका। ये लिख लिया आप? चलिए अब यहां आ गए। अब देखिए यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। ये जो है डेल्टा के ई। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, है ना। और आप याद करिए, जब काइनेटिक एनर्जी आप किसी मॉलिक्यूल का लिखते होंगे स्टेट ऑफ मैटर में, तो वहां भी 3/2 kT टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट के टर्म्स में आता था फॉर्मूला, है ना। तो क्या था वहां पे? टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बच्चों? बोलो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? तो इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए कहां से कहां हम लेके जा रहे हैं, अब फंक्शन बना दिए टेम्परेचर का, ठीक है। इसीलिए हम जादूगर हैं केमिस्ट्री का। ध्यान से देखो, जादू से तुम लोग को सिखा देंगे। और ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डिपेंड ऑन व्हाट? सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो मतलब इनडायरेक्टली लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्या आपका, वॉल्यूम ऑफ, या फिर ऐसा लिख दो इसको, डिपेंड ऑन सेपरेशन, डिपेंड्स ऑन सेपरेशन, ठीक है। मेनली ये फंक्शन हुआ किसका? वॉल्यूम, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और ये सिर्फ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ही नहीं, ये फंक्शन ऑफ प्रेशर भी हो सकता है इनडायरेक्टली, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। बट हम ज्यादातर यहां पर जो बातें यूज करते हैं बच्चों, ये बात हम यूज करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि हाइट चेंजेस ज्यादा कब होगा? वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसलिए वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज आप जरा देखिए, हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन हो गया किस चीज का? टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, प्रेशर का और मोल का, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। मोल पे भी तो डिपेंड करता है सारी बातें, लेकिन ये मोल क्या है? कांस्टेंट है ना। कि फॉर क्लोज्ड क्लोज सिस्टम सिस्टम मोल जो है ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मोल कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो यहां पे अब जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है किसका? टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करके। बोलोगे सर कैसे? एक बात आप याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था? बोला ये था कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। समझ गए? डायरेक्टली तो टेम्परेचर वॉल्यूम दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि प्रेशर इन्वॉल्व नहीं, प्रेशर इन्वॉल्व है ना। तो इसको लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो कुछ का भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर एंड प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये केस, ये कंडीशन आप याद रखना कि ये भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अब आप याद करो मेरे प्यारे बच्चों कि फाइज फंक्शन जिसके वेरिएबल है एक्स एंड क्या आपका वाई, ठीक है। और अगर स्टेट फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम से प्रूफ करेंगे, और नहीं तो एक डबल डिफरेंशियल फॉर्म बताए थे आपको इक्वेशन कि जब कोई स्टेट फंक्शन होगा तो उसी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। अब आपको पहले से बताए हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट स्टेट फंक्शन। मेरा गला खराब हो गया थोड़ा यार, पता नहीं क्या हो दिक्कत है। देखो ये जो U है ये क्या हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, किसका सिस्टम का। जो कि देखो ये जो लाइन है ना, ये छोटा मोटा लाइन नहीं है, ये छोटा मोटा लाइन नहीं है, बहुत बड़ा लाइन है। इसको समझने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, समझाने के लिए इतना पापड़ बेलना, समझते हो ना, मेहनत करना है ना, इतना समझाने के लिए पीछे से पूरा बताया। तो U इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें से किसी का भी यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे, बट मैं ज्यादा जो अपना फोकस है वो इस पे डालूंगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, है ना। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, दैट इज सेपरेशन, ठीक है। तो एक बार एकदम जोरदार तरीके से न्यू जनरेशन हो, एकदम नए तरीके से फास्ट मैसेज टाइप करके सेंड करो, और एकदम एनर्जी का पैकेट, है ना, एनर्जी का पैकेट फोटोन हमारे लिए भेजो आप उधर से, हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे और अपने एनर्जी को बढ़ाएंगे, है ना। पूछ रही है एक बच्ची की सर कितने फोटोन सेंड करूं, जितना मन करे भेजो, जितने बार यस लिखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। लिखो यस सर तो और ज्यादा मेरा एनर्जी बढ़ जाएगा। आग वाग मत भेजो भाई, आग में जल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। असाफ, आयुष, वैदई, बढ़िया, यहां तक समझ गए। एक बात और, तुम सब अपना ध्यान रखना, क्योंकि जिन बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं उनको एडिक्शन हो जाता है मेरा, देखना कहीं हमारा एडिक्शन ना हो जाए तुम लोग को धीरे धीरे, ठीक है। पढ़ने के बाद सपने में केमिस्ट्री तो नहीं आ रहा? किस किसके सपने में केमिस्ट्री आया, चलिए जल्दी बताओ, यस और नो, वेट कर रहा हूं। मेरे सर प्रसाद, बहुत बढ़िया, बोले थे बेटा तुमको मेरा आदत लग जाएगा। देखो इन बच्चों को आया है, सच में आया कि झूठ बोल रहे हो? सच में आया होगा, प्रैक्टिकली है। चलो इधर देखो, अब यहां लिखने जाते हैं कि जो डी यू मतलब यू जो है वो हमने ले लिया फंक्शन ऑफ क्या आपका, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसी का भी ले सकते थे, प्रेशर भी, प्रेशर वॉल्यूम भी ले सकते थे, टेम्परेचर प्रेशर भी ले सकते थे, बट हमारा फोकस किस पे जाएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम पे। बट हम ये कह रहे हैं ना कि ये भी हो सकता है, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा ध्यान रखना, है ना, समझे। तो देखो कंडीशन यहां लिखेंगे कि अगर ये स्टेट फंक्शन है तो du इज इक्वल टू du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, और प्लस du बाई डी भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू क्या dv। याद आया? याद आया मूर्खों? याद आया? बहुत बढ़िया, याद आ गया। तो ये जो हमने इंटरनल एनर्जी लिखा है ना, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। आइडियल गैस के साथ साथ रियल गैस, लिक्विड, सॉलिड, मतलब दुनिया का किसी भी टाइप के सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि du इज इक्वल टू du बाई डी टी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। मान लो अगर यहाँ टेम्परेचर प्रेशर लिए होते तो क्या लिखते, du बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस du बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। मान लो p और v लिए होते तो क्या लिखते कि du बाय dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dp और प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dv। क्या बात समझ में आया? तो स्टेट फंक्शन तो है ना इंटरनल एनर्जी, पहले से पता है इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है ना, इसलिए ऐसे लिख दिए। पाथ फंक्शन कौन है, वर्क डन और हीट, बाकी तो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है। अरे यार मेरे को जल्दी बताओ, लिख लिए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ भी लिख सकते बट इसी में लेके चल रहे। अब आगे सुनो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर applicable for all process and substance। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं बेटा कि ये जो du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ याद आ रहा है? जरा थोड़ा सा धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है? याद तो आ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो याद दिलवाते हैं, याद करिए। dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू cb फॉर 1 मोल एंड फॉर n मोल अगर बात करें ncb dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड हमारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्लेस करते हैं cb में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बात भी बताए थे। ठीक है, और याद करिए बाय यूजिंग फ्लॉट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, वर्क डन तो हो गया 0, तो ये किसके बराबर हो गया, डेल U के बराबर, मतलब dq किसके बराबर हो गया, du के बराबर। क्या लिखे थे, ncb इज इक्वल टू क्या आपका du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मैंने कुछ रटवाया? जरा अपने दिल से पूछो कि सर ने रटवाया तो नहीं? ये बताया था ना, और अभी भी प्रूफ करके बता दिए कि ये cb क्या होगा, dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर n मोल ऑफ गैस क्या हो गया, ncb dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम dq इज इक्वल टू व्हाट, du। समझ में आया? तो याद रखें कि du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम के पोजीशन पे क्या रखेंगे, ncb। ठीक है बच्चों, ncb। ठीक है, ये देखो ये ncb आ गया। अब ये फॉर्मूला यूज करो कि du इज इक्वल टू du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt और प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। ठीक है, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके पोजीशन पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ncb, है ना। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा कि du इज इक्वल टू ncb dt और प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। अब हम तुमको बताते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस काहे किए थे, ये टर्म को पुट करने के लिए किए थे, क्योंकि मान लीजिए अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे फोकस नहीं करते बच्चों तो क्या एनसीबी यहाँ पे इन्वॉल्व हो पाता, नहीं हो पाता। समझे, एनसीबी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाता। फिर से रिपीट करता हूं, ये इक्वेशन तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब इस इक्वेशन को आप समझ गए जो कि वैलिड है सारे टाइप के सब्सटेंस, याद रखना है, ऑल प्रोसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। फॉर 1 मोल Cb equal to dq by dt at constant volume, for n mol ncb equal to dq by dt at constant volume,
अब याद करिए ना कि dq इक्वल टू क्या होता है, du होता है, तो मैंने लिख दिया du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनसीबी। अब प्यार से बोले बेटा निकल, क्योंकि तेरा सब्स्टिट्यूट आ गया है। कौन है इसका सब्स्टिट्यूट? इसका सब्स्टिट्यूट है एनसीबी। ठीक है, फिर ये गया बाहर, अब बैठ के गाना बजा रहा है तुम ही हो, है ना, तुम ही हो, गाना सुन रहा है, या फिर अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। समझ में आया? हाँ, या फिर बहुत सारे गाने। तो ये है जाने वाला, मतलब गाना गाते हुए जाएगा। गला खराब है तो फीलिंग से कैसे सुनाए? यस, एक बच्चा बोल रहा है तेरा यार हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरा यार हूं मैं, ऐसे ना। चलो बढ़िया, एक बार गा दिया, मत बोलना सर फिर से गाओ। चलो ठीक है। लिख लिए? लिख लिए? तो जाने वाला तो चला गया, ठीक है। अब मेरी बात को जरा आगे सुने। ये जो du बाई डी बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ना, इसका नाम बच्चों में देते हैं इंटरनल प्रेशर। अब ये इंटरनल प्रेशर क्या है? तो देखिए, du ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और एक और यूनिट लीटर एटीएम। लीटर एटीएम मतलब क्या? प्रेशर वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट। तो पी भी बाय कर दिए, बी भी कट गया, क्या बचा? पी। तो सो दिस इज नॉन एज व्हाट? इंटरनल प्रेशर। लिख लो। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको बताने जाएंगे। जैसे, पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूं। जैसे जो बच्चा होता है ना, उसके मन में एक क्वेश्चन बार बार अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है? सुनो, मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये होता है कि सर, बोलते हैं कि सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी इज इक्वल टू सी बी एंड डी क्यू इक्वल टू डी यू, ये प्रूफ हो जाता है। तो आ जाता है डेल्टा यू इक्वल टू एम सी बी डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है। और बच्चा ये सोचता है कि सर आपने तो कहा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी इक्वल टू सी बी होगा, बट इंटरनल एनर्जी का जब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए, तो किसी भी प्रोसेस में, फिर वो आइसोकोरिक हो, आइसोबैरिक हो, एडियाबेटिक हो, दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीबी डेल्टा टी होता है। आखिर क्यों? और उसको रीजन नहीं मिलता कि आखिर डेल्टा यू का वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी के बराबर क्यों है। मेरे बच्चों, ऐसा आप भी सोचते होंगे, लेकिन ये रीजन नहीं मिल पाता। फिर कुछ नहीं होता तो फिर हम सोच रहे चलो ठीक है रहने देते हैं, बट इसका भी प्रॉपरली एक रीजन है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि कोई आइडियल गैस अगर है, तो आइडियल गैस में कोई भी प्रोसेस हो, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, सभी प्रोसेस पे डेल्टा यू का वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी होगा। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो हम यहां लिख देंगे कि डी यू इज इक्वल टू एनसीबी डी टी और प्लस डी यू बाय डी भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी भी। ठीक है, अब देखें जरा, बात है कि हम पहले लिखने जा रहे फॉर आइडियल, आइडियल गैस। तो देखिए, ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ, यहाँ तो हमने कुछ बात नहीं की है कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्या, कुछ नहीं। ये तो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है। अब जनरल फॉर्मूला से आइडियल गैस के लिए इंप्रूव करने जा रहे हैं। अब आइडियल गैस के लिए देखिए, आपको पता होगा कि आइडियल गैस, आइडियल गैस का मतलब क्या? जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही ना हो। आइडियल गैस नाम का चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हम लोग आइडियल गैस समझते। जैसे आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, कोई नहीं आइडियल होता। सबके अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट है ना, कुछ ना कुछ डिमेरिट सब मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है ना। मेरी डिमेरिट आपको दिखती होगी, आपकी डिमेरिट हमें, है ना। तो वही चीज है फॉर आइडियल गैस।
फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आइडियल गैस का जो एक एक मॉलिक्यूल होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड टेंड्स टू क्या आपका 0। इसीलिए तो यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन आप याद करिए, जब आप पढ़ेंगे रियल गैस, तो रियल गैस के हर एक मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो नेट वॉल्यूम में उस वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। याद करिए, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। क्यों? क्योंकि रियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में सम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ आइडियल गैस कोई भी टाइप का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो कंडीशन है बच्चों, इसमें लिखिएगा कि इन आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस देयर इज नो इंटरनल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और नो इंटरनल प्रेशर, ठीक है। ऐसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन क्या पढ़े, पीवी इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम ये। बट प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन क्यों करना पड़ता है? इसलिए क्योंकि जो प्रेशर हम लिखते हैं रियल गैस में वो प्रेशर ऑब्जर्व नहीं होता, सब इंटरनल प्रेशर है जिसको माइनस कर, मतलब उसमें थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। और वॉल्यूम गैस का मॉलिक्यूल ही कुछ कुछ ऑक्यूपाइड कर लेता है, उसको माइनस करना पड़ता है इसमें, इसीलिए आता है पी में एडिशन और भी माइनस एन भी करते हैं, ठीक है। ई प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करते जो है इस वजह करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखो कोई इंटरनल प्रेशर नहीं है, तो डी यू बाई जो डी भी है वो बता देंगे बाद में आइडियल गैस का, अभी उस पर जाएंगे तो मेरा पूरा क्लास ओवर हो जाएगा, इसलिए अभी मेरा जो मेन मकसद है उस पर रहने दो, कभी पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा क्लास में। डी यू बाई डी भी, डी यू बाई डी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो गया 0, बिकॉज नो इंटरनल प्रेशर एग्जिस्ट इन केस ऑफ आइडियल गैस। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, राज दुलारो, घर के बादशाह और जो भी हो घर में, du by dv at constant temperature 0 and du by dp at constant temperature is equal to 0, ठीक है। क्योंकि कोई इंटरनल प्रेशर कोई भी कुछ नहीं है, तो du by dv at constant temperature 0 कर दिए, और अगर ये 0 तो ये भी 0 होगा। अब देखो, हमने आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन फाइंड करना है उसमें मैं जनरल इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूं। यहाँ पे मैं आइसोकोरिक और आइसोबैरिक नहीं चिल्ला रहा हूं, हम एक बार भी नहीं बोले आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। du इज इक्वल टू एनसीबी dt, जो कि सभी के लिए वैलिड है फॉर ऑल प्रोसेस एंड ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि ये वाला टर्म ऑटोमेटिक 0 है आइडियल गैस के लिए, हर एक प्रोसेस हर एक टाइप के कंडीशन पे, तो यहां से क्या बच्चा बच्चों, du इज इक्वल टू एनसीबी dt। तो जब इंटीग्रेट करेंगे मुस्कुराते हुए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। तो क्या इस फॉर्मूले को प्रूफ करने में मैंने एक बार भी आइसोबैरिक, आइसोकोरिक या आइसोथर्मल या एडियाबेटिक वर्ड यूज किया है क्या? नहीं यूज किया। तो आज के बाद अब अपने अंतरात्मा के कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला का अप्लाई करना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी फॉर ऑल प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो हो सकता है मैं यहाँ बेहोश हो जाऊं, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल पूरा खत्म हो गया। अब ये एनर्जी बूस्टअप तभी होगा जब आप उधर से मैसेज करेंगे। जल्दी से एनर्जी बढ़ाओ, आगे पढ़ाएंगे। अरे जल्दी, पैर के नीचे आ गया एनर्जी, बड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा तो बढ़ा, थोड़ा बड़ा और बढ़ाओ। अरे ऐसे साइन वन से काम नहीं चलेगा, मैसेज कर भाई, थोड़ा बढ़ा। कुछ नया सीखे, क्या सीखे, मजा आ रहा है? सब पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है बेटा, ऐसे नहीं, बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। रीजन है, रीजन, रीजन आइडियल, ठीक है। ये देखो,
और ये देखो अरे बोलो, du बाई dp कैसे जीरो? क्योंकि du बाई डी भी जीरो, और वॉल्यूम रिलेटेड है किससे? प्रेशर से। इंटरनल प्रेशर में वॉल्यूम वाला टर्म भी होगा और प्रेशर वाला टर्म भी होगा, ठीक है, याद रखना, ये भी जीरो हो जाता है। और ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दिया ना, ये इसी में आपका काम हो जा रहा है। ये कैसे जीरो हो तो बता दिए ना, क्योंकि दो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता, ठीक है। तो सुनो, मेन मकसद ये है, अब इतना मेहनत क्यों किए हम? या तो हम पागल हैं या बेवकूफ हैं, है ना, या तीसरा कुछ और, या तो हम बहुत ज्यादा होशियार हैं। तो बच्चों, मुझे पागल भी मत समझना, बेवकूफ भी मत समझना। मैं बस बच्चों को दिक्कत ना हो, मतलब आपको दिक्कत ना हो बाद में, इसलिए इतना मेहनत किए, ये सारी बात बताए। वरना हमें एक लाइन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, लेकिन ये देख के आपको ना तो अंदर से कॉन्फिडेंट आता ना हमें आता, ठीक है। लेकिन अब है कि मेरे हर एक बच्चे को पता है कि आखिर ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ प्यार से लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस, एकदम कॉन्फिडेंट में आप लगाना, ठीक है। नहीं तो हम जब पढ़े थे ना 11th 12th में, तो ये हमने पढ़ा था, तो समझ में नहीं आता था यार ये कैसे लगा रहे, पागल टाइप का लगता था। कभी लगता था डेल्टा यू एनसीबी डेल्टा टी, और वह बोला गया कि सी भी तो तब होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम, तब तो ये चीज हमेशा लगना चाहिए था आइसोकोरिक प्रोसेस में। लेकिन आइसोबैरिको में लगता है, आइडियाबैटिको में लगता है, आइसोथर्मलो में लगता है, सब में लगता है, तो दिमाग काम नहीं करता था। तो एक ही बात बोलते थे, भैया लगता है केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है ये। लेकिन बच्चों, ये एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, ये एक जनरल प्रोसेस से डिराइव किया हुआ टर्मिनोलॉजी है, जिसका इक्वेशन डायरेक्ट जेई एडवांस में तो नहीं आता, मेंस में भी नहीं आता, सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन उसी से डिराइव होता है ये चीज, है ना। लिख लिए आप? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, समय खत्म होने वाला है, आपके मेरे बिछड़ने का टाइम कुछ देर में आने वाला है, तो जल्दी बताओ आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं? बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गया बात आइडियल गैस के बारे में, क्लियर। तो आइडियल गैस के बारे में किसी भी प्रोसेस, कहीं भी, कहीं भी इच एंड एवरी पॉइंट पे जाके आप एनसीबी डेल्टा टी अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो आगे, एक और मजेदार बात, कि 90% जो क्वेश्चन है ऑफ थर्मोडाइनमिक, इसमें यही वाला चीज यूज होने वाला है, 90% क्वेश्चन। क्योंकि थर्मोडायनेमिक का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें आइडियल गैस को ही लिया गया है रेफरेंस में, सारे प्रॉब्लम आइडियल गैस के केस में ही जनरेट किया गया है, इसलिए बच्चों ये आइडियल गैस वाला ही केस आपका चलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, आगे चलते। फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस, जरा रियल गैस की कहानी भी सुनो, है ना। अब सुनिए, रियल गैस के बीच में सम अमाउंट ऑफ क्या लगता है? इंटरनल फोर्स। उसके बाद इंटरनल क्या जनरेट होगा? प्रेशर। आइडियल और रियल में यही ना डिफरेंस है, कि आइडियल में कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता, लेकिन रियल में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स होता है ना। तो फॉर रियल गैस, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल है उसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, तो उसके बीच का इंटरनल प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, बच्चों सुन रहे हो, यहाँ पे लिखेंगे कि रियल, रियल गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, है ना, रियल गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, फोर्स बिटवीन
their molecule. So du by dB at constant temperature not equal to 0. ठीक है, मतलब इंटरनल प्रेशर नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये लिख दिए. तो भैया फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा वही जनरल वाला, du इज इक्वल टू एनसीबी डी टी और प्लस du बाई dB एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dB. सुनो, आपको प्रॉब्लम जब भी देगा ना रियल गैस से रिलेटेड, तो इस du बाई dB का वैल्यू आपको लिख के देगा, तो घबराइएगा नहीं. ठीक है, इसको याद रखिएगा बस. समझ गए? और लेकिन इसमें एक केस है कि फॉर ए क्लोज रिजिड कंटेनर, फॉर ए क्लोज रिजिड कंटेनर, है ना, इसमें जो भी है वो क्या रहता है? कांस्टेंट. तो dB का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. क्या लिखेंगे? du इज इक्वल टू एनसीबी dt प्लस du बाई dB एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dB. अभी dB का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0. तो यहां से क्या हो गया? du इज इक्वल टू एनसीबी dt. तो सुन लो, यहां भी आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू एनसीबी dt, डेल्टा T रियल गैस में भी. बट ये जो बात है ना, वो हर टाइम पे वैलिड नहीं है. ये सिर्फ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस में वैलिड है बच्चों. बात समझ में आया कि नहीं आया? बता दो एक बार, बता दो, बता दो. अनुष्का, बहुत बढ़िया. अनुज जोशी, मोहम्मद क्या था यार, पढ़ ही नहीं पाए. ठीक है, लिख लिए लिख लिए लिख लिए, आगे बढ़ू. अब लास्ट देखिए, थर्ड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड. सुन लो, सॉलिड लिक्विड में Cp रफली इक्वल टू Cp एंड रफली इक्वल टू C, सब बराबर होता है. ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम का चेंज जो होता है टेंस टू 0 होता है. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सॉलिड लिक्विड के केस में Cp Cb सब एक ही बराबर होता है, कुछ अलग नहीं होता. ऑलवेज Cp बोलो या Cb बोलो या आप C बोलो, बात बराबर इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. क्योंकि देखिए ये सॉलिड है, फोर्स लगा रहे, क्या प्रेशर, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ, उल्टा मेरे उंगली में गड्ढा हो गया. ठीक है, यहां देखिए कंडीशन है कि लिखेंगे कि अगर ये सब सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि du इज इक्वल टू NCB dt और प्लस du बाई dB एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू क्या आपका dB. फिर से ये dB वाला टर्म क्या होगा? 0. और Cb को रिप्लेस कर दो C से, यहाँ से क्या आ जाएगा? du इज इक्वल टू NC dt. और प्यार से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां से आ जाएगा du इज इक्वल टू NC dt. कुल मिला के आपके पास 3 फॉर्मूला आ गया. एक आ गया फॉर IG आइडियल गैस, डेल्टा U इज इक्वल टू NCB डेल्टा T. हर वक्त यूज करेंगे हर प्रोसेस के लिए. फॉर RG रियल गैस, du इज इक्वल टू यूज करेंगे NCB dt प्लस du बाई dB एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dB. बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम यूज करेंगे बच्चों du इज इक्वल टू NCB dt. ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, du इज इक्वल टू NC dt. ये आ गया, आ गया, क्लियर? ये हमारा कंडीशन है. यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में कैसे इंटरनल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है,
तुम सब हमारा बात मानोगे। देखो एक बात सुनो, पहले के जमाने में क्या होता था कि टीचर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता था तो स्टूडेंट फॉलो करते थे ना। आप याद करिए महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे उतना बड़ा बड़ा धनुषधर बना अर्जुन, उसको टीचर ने ना पढ़ाया। हम भी तो तुमको पढ़ा रहे पूरे मन से। मेरा बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना? डॉलिड नहीं, सॉलिड, ये सॉलिड लिक्विड का पार्ट। ये देखो, बात मानोगे नहीं मानोगे? क्योंकि देखो पूरा एकदम हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि आपको बस पढ़ा दिए, पूरा ताकत लगा रहे पढ़ाने में आपको, हम पूरा अपना एनर्जी लगा रहे, पूरे दिल से पढ़ा रहे, हर बच्चा सीखे समझे। तो बात मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे ना? अगर मानोगे तो जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे जोर से फॉर्मूला बोलो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस इन ऑल प्रोसेस, ऐसे बोलो। उसके बाद बोलो फॉर रियल गैस du इज इक्वल टू एनसीबी डी टी प्लस du बाई डीबी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डीबी। उसके बाद बोलो रियल गैस अगर है और वॉल्यूम कांस्टेंट है हम बोलेंगे कि du इज इक्वल टू एनसीबी डी टी, है ना। और थर्ड जो है बच्चों फॉर सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए बोलिए एनसीडीटी। देखो मैं भी तो बोल रहा हूं ना यार, आसपास मोहल्ले वाले मेरे से परेशान एकदम। जब मन करता मैं पढ़ाता हूँ रात के 2 बजे 1 बजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको फर्क पड़ना पड़े। तो तुम्हें भी बोलना चाहिए। बोले क्या? कौन कौन बच्चा बोला जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कि घर वाले कम से कम आ जाए पूछने क्या हुआ बेटा, ऐसा बोलो तेज एकदम। बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले घर वाले पूछने आएगा क्या हुआ? नहीं पूछे? कोई नहीं, बस 4 ही 5 बच्चा बोला है, बाकी लोग तो बोलेंगे नहीं, एकदम स्टार बन गए इंटरनेशनल मेरे टाइप का। ठीक है, अभी देखो एक एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जो गुरु जी थे महाभारत टाइम पे, वो अर्जुन को भी पढ़ाए और दुर्योधन को भी पढ़ाए। ठीक है, अर्जुन को भी पढ़ाए और दुर्योधन को भी पढ़ाए। तो अर्जुन अर्जुन बन गया और दुर्योधन दुर्योधन बन गया। ऐसा क्यों? सोचो, खुद के वजह से। गुरुजी तो दोनों को सेम ही चीज पढ़ाया, बट आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि उसको कैसे अब्सॉर्ब कर रहे, किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं टीचर की बात को। ठीक है, तो आप हमारी बात फॉलो करोगे तो आपको अल्टीमेटली एकदम तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बात फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप को उसी हिसाब से परिणाम मिलेगा, है ना। क्योंकि टीचर पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। टीचर तो दोनों को पढ़ाया था ना, और ये अपने लड़के को भी पढ़ाया था। क्या नाम था उनके लड़के का? पता नहीं यार, भूल गए। जो भी था, बहुत बदमाश था, 1 नंबर का। लेकिन तो अश्वत्थामा, हाँ, ये तीनों को पढ़ाए। अपने लड़के से तो सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना, तो अश्वत्थामा पूरा दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधर होना चाहिए था। लेकिन वो था क्या? नहीं था। समझे? तो अगर सबसे बड़ा धनुषधर नहीं था तो क्यों नहीं था? सोचिए इस बात। ठीक है, तो टीचर पे सारी बातें डिपेंड नहीं करती। सारी बातें में 40% डिपेंड करता है टीचर पे, 60% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मैंने पढ़ा के फिनिश कर दिया। अब जो आगे है, आगे एक टॉपिक है, नाम है इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी को बच्चों एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में इंथैल्पी पहले कोई ऐसा, जैसे इंटरनल एनर्जी है ना एकदम एग्जैक्ट एनर्जी, तो उस तरीके से ये कोई एनर्जी नहीं था। ठीक है, 2 एनर्जी टर्म को मिला के एक नया नाम दिया गया, जैसे सोनू मोनू मिला के दिए टोनू। ठीक है, सोनू मोनू इज इक्वल टू टोनू। तो टोनू जो है वो सोनू मोनू से डिराइव हुआ। तो उसी तरीके से ये इंथैल्पी जो है ना,
ये भी एक एनर्जी का टर्म है, ये एनर्जी है। जैसे आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ा ना, वैसे ही एक एनर्जी है। बट मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट मैंने डिफाइन करके बताया कि कैसे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे मैं वैसे नहीं बता पाऊंगा, है ना। यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि दो एनर्जी को एक साथ मिला के एक नया एनर्जी टर्म नाम दिया गया, वो है एच, इंथैल्पी। ठीक है, वो कैसे आया वो जरा आप देखो। सबसे पहले हम लगा दे फ्लॉट, फ्लॉट बाय यूजिंग फ्लॉट। हैंडराइटिंग थोड़ा बढ़िया बन रहेगा, कोशिश कर रहे अच्छे से लिखने का, इसलिए आज कॉपी चेंज कर दिए। पूरे 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ हैंडराइटिंग बने, लेकिन ठीक ही नहीं, सुधर ही नहीं रहा। आप क्या कर रहे, क्योंकि 11-12 में बहुत फाकी मारे थे। फाकी मारना समझते हो, पढ़ते ही नहीं थे। और 9-10 में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे कंडीशन है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। भाई डेल्टा यू का स्मॉल क्या हो गया, डी यू, क्यू का स्मॉल क्या हो गया, डी क्यू, और डब्ल्यू का स्मॉल क्या हो गया, डी डब्ल्यू। समझे, डी डब्ल्यू। जरा ध्यान से देखिएगा, जो वर्क डन है उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ पी डीवी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी डीवी। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे डी डब्ल्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू और माइनस ऑफ पी डीवी। अब इसको बोलेंगे बेटा निकल इधर, तो जाते हुए गाना गाएगा, कबीर सिंह वाला गाना, याद नहीं आ रहा हमें, पता नहीं कौन सा था। ठीक है, तो आ जाएगा आपका पी डीवी प्लस डी यू इज इक्वल टू क्या आपका डी क्यू। समझे, तो आ जाएगा पी डीवी प्लस डी यू इज इक्वल टू डी क्यू। अब एक काम करिए कि दोनों साइड हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं, पी डीवी प्लस डी यू प्लस वी डीपी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डीपी। एक बात बताइए, इधर भी VDP हमने ऐड कर दिया, इधर भी VDP हमने ऐड कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझे, अब यहां से इसको लिख सकते हैं कि डी यू प्लस PDB और प्लस VDP बुड़बक कहीं के, पढ़ाते हुए डिस्टर्ब क्यों करता है। ये देखो बाबू, देख लिए, डी यू इज इक्वल टू पी डीवी प्लस बी डीपी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस बी डीपी। ठीक है, अभी सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी भी, पी को छोड़ो, नहीं आपको नहीं बोले थे, एक बच्चे ने मैसेज किया था उसको बोले थे। इधर देखो, जो पी डीवी, पी को छोड़े भी को डिफरेंशिएट किए, और भी डीपी मतलब भी को छोड़े पी को डिफरेंशिएट किए, मतलब डी ऑफ क्या आपका पी भी, पी को छोड़ो भी को डिफरेंशिएट करो तो पी डीपी आ जाएगा, फिर प्लस भी को छोड़ो पी को डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, भी ऑफ डीपी। ठीक है, और इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी। क्लियर, तो यहां से देखो, अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ यू और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आपका पीबी, तो u प्लस भी लग रहा है, यहां से d कॉमन ले लिए, u प्लस पी भी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी। ठीक है, भी डीपी। ठीक है, कि d ऑफ u प्लस पी भी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी डीपी, भी डीपी, डीपी 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 डीपी, है ना। डीपी के नाम से तो बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा होगा, आज ये बदलेंगे, आज ऐसे फोटो खिंचवा के डालेंगे, है ना। मूर्खो, डीपी के चक्कर में मत रहो, इधर देखो ये डीपी याद रखो। तो भी डी ऑफ यू प्लस पी भी इज इक्वल टू डी क्यू
और प्लस VdP। पहले हमने ये लिख दिया। अब एकदम मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। और सुनिए, ये U प्लस PV का कहानी बताते हैं। ये जो U है, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। और ये जो आप देखो PV, P और V, प्रेशर एटीएम, और ये लीटर। तो लीटर एटीएम भी क्या हो गया? एनर्जी। तो ये एनर्जी और ये भी एनर्जी। क्या दो एनर्जी टर्म आपस में ऐड नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो यहां से बोला गया कि U भी एनर्जी है, PV भी एनर्जी है। इसको इतना बार बार बोलने से बढ़िया एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दो इसको, ठीक है? तो U मतलब अगर ये सिस्टम है, ठीक है, इसका जो इंटरनल एनर्जी है और इसमें ऐड कर दो इंटरनल एनर्जी में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, वो भी एक एनर्जी हुआ। उन दोनों के सम को बच्चों नाम दिया गया इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कि U प्लस PV को अज्यूम किया गया H, यहां से H इंट्रोड्यूस हुआ मेरे प्यारे बच्चों। U प्लस PV के सम को H बोलते हैं, क्योंकि U भी एनर्जी है, PV भी एनर्जी, दो एनर्जी टर्म ऐड होकर एक नया एनर्जी टर्म आया जिसका नाम दिया गया H, ठीक है? जैसे अब यहां लिखेंगे क्या कि DH इज इक्वल टू DQ प्लस VdP, ठीक है? VdP। अब एक बात याद करो, हमने आपको बताया था जब CPCB पढ़ा रहे थे कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं तो DQ हो जाता है DH के बराबर। वो चीज यहां देखो प्रूव करके बताएंगे। याद करो ना रे बुड़बको, याद आया? अरे याद आया वो जो बताए थे, CP इज इक्वल टू DQ बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर एंड DQP इज इक्वल टू DH। वो चीज यहां प्रूफ होगा। देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर DP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एट कांस्टेंट प्रेशर DP इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये वाला जो टर्म है पूरा क्या हो जाएगा? 0। यहां से क्या आ गया? DH इज इक्वल टू क्या आपका? DQ। बट ये बात वैलिड है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? DQP इज इक्वल टू DH, ठीक है? तो बता दो एक बार समझ में आया कि नहीं आया? देखो टाइम ओवर होने वाला है यार, जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ यार, टाइम जो है फिनिश होने वाला है। आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये तो यहां से याद रखिएगा DH इक्वल टू DQ प्लस VdP, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इससे अपना सारा काम होने वाला नहीं है, ठीक है? कौशिक, बहुत बढ़िया, नाम दिखा तुम्हारा। इधर कंडीशन है कि अब देखिए ये जो H है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? U प्लस PV पे। U किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, और ये खुद प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के यहां से आ गया कि जो इंथैल्पी है, ठीक है, वो फंक्शन है किसका? मोल, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है बच्चों? और हम n का वैल्यू क्या लेते हैं? कांस्टेंट। अब अगर n का वैल्यू हमने कांस्टेंट ले लिया तो यहां से कंडीशन क्या हो जाएगा? H इज फंक्शन ऑफ क्या आपका? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसको तीन पार्ट में डिसोसिएट करो फिर से। H फंक्शन हो सकता है किसका? प्रेशर वॉल्यूम का। H फंक्शन होता है किसका? वॉल्यूम टेम्परेचर का। और H फंक्शन होता है किसका? प्रेशर टेम्परेचर का, ठीक है? समझे बच्चों? क्लियर? अब इन तीनों में से हम किसी को फॉर्म